हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो देखिए, आज हम जो हमारा डिस्कशन चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस प्रीलिम्स का, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली हम 2013 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कौन सा? जो कि हमारा गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में। ऑलरेडी हमने 1995 से लेकर के 2012 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, इसमें हम 27 साल के प्रीवियस ईयर जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए उसको हम टॉपिक वाइज अभी क्या है डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अगर बता दें, अभी पॉलिटी चल रहा है, ऑलरेडी हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि आपको देख सकते हैं, जो हमारा यूनिट था, यूनिट फर्स्ट, वो था हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हमने एशियन हिस्ट्री, मिडिवल, मॉडर्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था, जो कि 1995 से लेकर के 2021 तक में पूछे गए थे। अब देखिए, अगर हम एशियंट की बात करते हैं या मिडिवल की बात करते हैं, मॉडर्न इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, तो इसमें हमने टोटल कितने 556 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब इसमें देखिए, सिर्फ एशियंट के अंदर हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, वो डिस्कस किया था 137 क्वेश्चंस डिस्कस किया था एशियंट हिस्ट्री से। मिडिवल से बात करते हैं, तो मिडिवल में हमने टोटल 108 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। मॉडर्न की बात करते हैं, तो मॉडर्न में हमने टोटल 121 क्वेश्चन डिस्कस किया था, और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसमें से हमने 190 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो अगर आप इन सबको ओवरऑल देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें टोटल हमने 556 क्वेश्चन क्या हैं डिस्कस किए। तो देखिए, इससे आपको इम्पोर्टेंस पता चल गया होगा कि हमारा जो डिस्कशन है, जो प्रीलिम्स के पेपर प्रीवियस ईयर जो हम प्रीलिम्स पेपर डिस्कस करें, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, अगर मैं इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, तो ये एक तरीके से आपको क्या है गाइडेंस के तरीके से काम करेगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि इतने लेंथी सिलेबस में सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है। अगर आप क्वेश्चन के लेंथ के देख लो, तो अगर क्वेश्चंस की जो क्वाड्रेंटी है, क्वेश्चंस के जो नंबर है, उसकी अगर आप बात कर लो, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट से, यानी कि 190 क्वेश्चन। अगर आप 2023 तक बात कर लो, तो अप्रोक्स अभी आपको कितना 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको ये बताने में काम करते हैं कि किस टॉपिक पे आपको कितना ज़्यादा फोकस करना है। फिर देखिए, दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है आपसे एशियंट हिस्ट्री पे। फिर तीसरे नंबर पे मॉडर्न, और सबसे कम क्वेश्चन अगर पूछा गया है, तो वो पूछा गया है मिडिवल हिस्ट्री से, यानी कि मात्र 108 क्वेश्चन। अगर आप इसका एवरेज भी निकालो, तो क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। तो यूनिट 1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट। इसमें अगर हम बात करते हैं, पहला जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो तीसरा सीरीज था हमारा पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। जब हम एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर था लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज सिस्टम, उसको डिस्कस कर रहे थे, तो उस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद ही जो पंचायती राज था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया एंड वर्ल्ड का। टोटल जो हमारा पॉलिटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, अगर हम 27 ईयर की एवरेज देखें, तो जो क्वेश्चंस निकल के आए पॉलिटी के अंदर में, तो वो निकल के आए 319 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए। अगर आप देख लो, तो डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आए हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक से। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये एम लक्ष्मीकांत की, जिसमें से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें से टोटल 101 क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कि एवरेज आपका 10 क्वेश्चन तो निकल ही 10 क्वेश्चन तो 7-8 क्वेश्चन तो निकल ही जाएंगे। फिर देखिए, अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसमें टोटल 132 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। पंचायती राज से बात करते हैं, और जो पब्लिक पॉलिसी है, इसमें से 31 क्वेश्चन, यानी कि हर एक साल आपको एक क्वेश्चन तो पंचायती राज या पब्लिक पॉलिसी का देखने को मिल जाएगा। जुडिशरी एंड लीगल राइट की बात करते हैं, तो इसमें से टोटल 55 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस के नंबर की संख्या देखोगे, तो इससे पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
यही मेन रीज़न होता है कि आप जितने भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, जब आप उनका इंटरव्यू देखो कि प्रिपरेशंस के राइट डायरेक्शंस क्या है। यदि आप एज़ अ बिगिनर अगर आप सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो देखिए ये हमारा जो सीरीज़ है सिर्फ़ आपको सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशंस में ही हेल्पफुल नहीं करेगा। जितने भी जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका यूपीएससी तो हो ही गया, आपका स्टेट लेवल पे जो एग्ज़ाम है पीसीएस का, एसएससी, रेलवे, जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे सब में क्या रहेगा, आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी ये चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, हर एक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, कॉमन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो अभी डिस्कशन चल रहा है वो यूनिट वाइज डिवाइडेड है। जैसे पहला यूनिट था हमारा हिस्ट्री का, दूसरा यूनिट है पॉलिटिकल साइंस का। जब दूसरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना तीसरा यूनिट जो कि है हमारा जियोग्राफी, जिसमें हम इंडिया और वर्ल्ड दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल जियोग्राफी के लिए आप जीसी लियोन को फॉलो कर सकते हो, उनकी बुक को फॉलो कर सकते हैं, अच्छी बुक है, थोड़ी सी कुछ ईजी लैंग्वेज भी यूज़ किए गए हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस हैं, आप ये समझ लीजिए। पहले अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हम टोटल 515 क्वेश्चंस को क्या है डिस्कस करेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में हम टोटल 123 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें हम 89 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में के प्रीलिम्स एग्जाम में, तो वो पूछा गया है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से, यानी कि 233 क्वेश्चन। और एग्रीकल्चर से 70 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इस संख्या के नंबर से पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालना। यदि आपको कम टाइम पे अगर आपको सिविल सर्विस में प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना है, उसकी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो आप एक बार ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जब आप एनालाइज कर लोगे तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चल जाएंगे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से या किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से निकाले जा रहे हैं। अभी जैसे देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस के नंबर बताएं कि इसको सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस निकाले गए। अगर आप हिस्ट्री में देख लो तो हिस्ट्री में एशियन से 137 क्वेश्चंस थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो आपको पता चलेगा जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो किस किस पे करना है। अब जैसे हिस्ट्री में देख लो, हिस्ट्री में आपको दो सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना था, इंडियन नेशनल मूवमेंट और एशियन हिस्ट्री। अगर आप पॉलिटी की बात कर लो तो पॉलिटी में आपको किस पे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना था, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उसी से पूछे गए हैं। या आप बात कर लो जो फिजिकल, अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से ही पूछा गया। और इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं जो कि हमारा 4th यूनिट है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर अभी तक टोटल यानी कि 27 साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए 385 क्वेश्चन, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 103 क्वेश्चन कहाँ से निकल के हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी से, यानी कि 103 क्वेश्चन। फिर वहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टी, प्लानिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी से, तो क्वेश्चन संख्या पूछे गए हैं वो है 136। इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है आपका 31। और इंडियन टेरिटरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी से जो क्वेश्चंस निकल के आए हैं वो आपके लिए निकल के आया है कितना, तो देखने को मिलेगा 57। एक मिनट सॉरी, ये इसमें हो जाएगा 31 और इसमें हो जाएगा आपका 57। और इसमें बात करते हैं तो कितने 58 क्वेश्चन इससे निकल के आए हैं। तो आप ये क्वेश्चंस के नंबर की संख्या देख के आप पता कर सकते हैं कि प्रीलिम्स में कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में जो हमारा पॉलिटी का यूनिट चल रहा है, तो अभी गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस का हमारा 7th लेक्चर रहेगा, जिसमें हम 2013 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। ये था एक छोटा सा इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू कर रहा है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आपको ये पता चल जाएगा ये क्वेश्चंस के नंबर देखने से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर क्यों एनालाइज करना है इतना इंपॉर्टेंट कहा जाता है। किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू देख लीजिए तो वो कहेंगे अगर आपने स्टार्ट किया है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस, तो आप पहले सिलेबस और साथ साथ में मिनिमम 10 साल के 15 साल के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज कीजिए, ताकि आपको ये पता चल सके एग्जामिनर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ रहा है आपसे। तो अब चलते स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन।
तो देखिए आज का जो सवाल है ये पूछा गया था आपसे 2013 में। इसमें आपके पास 4 स्टेटमेंट्स है अलग-अलग के रिगार्डिंग में। अब इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जैसे कि पहला स्टेटमेंट कहता है कि हमारे देश का जो गवर्नर, पहला स्टेटमेंट आपको गवर्नर के रिगार्डिंग में दे रखा है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है कि हमारी कंट्री का यानी कि जो सेम पर्सन है वो जो हमारी यानी कि सीधा-सीधी ये पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि सेम पर्सन कैन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट एट द सेम टाइम। अब ये देखिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सीधा-सीधी आपके गवर्नर के चैप्टर से पूछा गया है। अब देखिए अगर आपने गवर्नर वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि जो गवर्नर है, एक गवर्नर को एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। और इसमें स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि एक सेम पर्सन को एक से ज़्यादा स्टेट के गवर्नर यानी कि एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर नहीं बनाया जा सकता है, जबकि ये गलत है। सेम पर्सन्स को एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है, तो इसलिए हमारा ये पहला स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया अगर आपने गवर्नर वाला चैप्टर पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा है तो हमने एम लक्ष्मीकांत में डिस्कस कर लिया था, आप एम लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वहाँ पे गवर्नर वाला चैप्टर देख सकते हैं। अब देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, इसमें कहा गया है कि जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं या हम स्टेट के अंदर, हमारे देश के स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट के जज है वो अपॉइंटेड किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा ऑफ द स्टेट, जस्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब मतलब इसका क्या है कि हाई कोर्ट के जज, स्टेट के हाई कोर्ट के जज गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं, और कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये जो स्टेटमेंट अगर आप एनालाइज करो तो ये क्या है, आपका जुडिशरी से निकल के आ रहा है। यानी कि जब हम जजेस की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो बाकायदा एम लक्ष्मीकांत के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बाकायदा आपको चैप्टर देखने को मिल जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि नो प्रोसीड्यूर हैज बीन लेड डाउन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर फ्रॉम हिज हर पोस्ट। मतलब क्या है कि देखिए इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उनके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ द मेजोरिटी सपोर्ट। मतलब कि किसी केस में जो यूनियन टेरिटरी के अंदर लेजिस्लेटिव सेटअप किया जाता है तो चीफ मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है, जो नियुक्ति है, वो किसके द्वारा किया जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। किसके बेसिस पे, मेजोरिटी सपोर्ट के बेस पे। अब आपको बताने इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप क्वेश्चंस चेक लगाने से पहले, सॉल्व करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपसे क्वेश्चन करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, और क्वेश्चन यहाँ से आपसे क्या है, करेक्ट में पूछा है। तो अब आपको बताने की करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। या तो आप अपना मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप पहले खुद का आंसर लगाएं, तब जाकर देखें कि राइट आंसर है क्या, आपका आंसर सही है या गलत है। आप या तो कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपके पास बुक या यानी कि नोटबुक है साथ में लेके बैठे तो अपने नोटबुक पे ऊपर एज अ टेस्ट प्रैक्टिस या एमसीक्यू प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सॉल्व करके देखिए। तब इससे एक ये गाइडेंस पता चलता रहेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है या रिवीजन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा आपको, मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। बाकी हमारे तीनों स्टेटमेंट गलत है। देखिए अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर किसी भी गवर्नर को उसके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया भी निर्धारित नहीं की गई है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क में क्या है कि अब आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से ऐसी क्या क्या मिस्टेक हैं जो कि इस स्टेटमेंट को गलत बताती है, और उसको सही करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इससे क्या होगा, आप इसी बहाने 2-3 चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2013 का ही है। देखिए आज जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो मेनली 2013 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया। देखिए अगर हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ये बाकायदा क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये आपको एम लक्ष्मीकांत के पार्ट 7 में देखने को मिल जाएगा। अभी हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को तो डिस्कस नहीं किया, और फिर भी अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसका क्वेश्चन जरूर एक बार लगाएं। देखिए बात करते हैं पहला जो स्टेटमेंट है। एक चीज और, अगर आप में से किसी भी कैंडिडेट ने 2022 या 2023 में एग्जाम दिया हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो एलिमिनेशंस वाले ऑप्शन है उसको सिविल सर्विस में चेंज करके पेयर में कर दिया, तो आप इसकी जगह पे करेक्ट पेयर भी कर सकते हैं। देखिए करेक्ट पेयर में आपको बस कुछ नहीं, ऑप्शन ही चेंज करना है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ओनली 1 पेयर करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, और ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट। ऑल पेयर्स आर करेक्ट, ये तो आपका ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखिए पहला जो स्टेटमेंट कहता है वो कहता है टेक अ पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, मतलब लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। ये अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग में बात स्टेटमेंट दी गई है। दूसरा है बी अ मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के एक समिति के सदस्य बने। तीसरा है स्पीकर इन द लोकसभा, लोकसभा के जो स्पीकर रहते हैं, और वोट इन द लोकसभा, वो लोकसभा में वोट कर सकते हैं। अब आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से जो कि रिगार्डिंग है किसके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है, आप दोनों ऑप्शन में से जिसमें कंफर्टेबल है आप उसमें अपना आंसर टिक कर सकते हैं। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है 2 and 4, ऑप्शन सी है 1, 2 and 3, एंड ऑप्शन डी है 1 and 3। पेड़ वाला आपको पता ही चल गया। अब आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन सी आपको क्या है, करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अब देखिए ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बल्कि अगर हम बात करते ऑप्शन, यानी कि हमारा तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, और चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो इसके हिसाब से आपका, अगर हम एलिमिनेशंस मेथड के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग से देखें तो आपको ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाता है, और पेयर के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो भी हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन सी आपका क्या है, तीनों पेयर्स करेक्ट की बात करता है। देखिए अब बात करते हैं, देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है, एक ये पोस्ट पैरल है किसी भी मिनिस्टर का पार्लियामेंट के अंदर में। और अगर बात करते हैं ये प्रोसीडिंग्स में किसी भी अदर हाउस, यानी कि जो लोकसभा में है उसके प्रोसीडिंग में वो भाग ले सकते हैं। वो पार्लियामेंट की कमेटी के मेंबर भी रहते हैं, यानी कि वह संसद की किसी भी समिति का क्या है, सदस्य हो सकते हैं। उन्हें संसद में बोलने का तो अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार उन्हें देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो ये बात की जा रही है स्पीक इन द लोकसभा, यानी कि लोकसभा में उन्हें बोलने का अधिकार से मतलब है, यहाँ पे स्पीकर से नहीं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिस्टेक से स्पीकर कह दिया था, स्पीकर नहीं, स्पीक यानी कि लोकसभा में बोलने का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार उनके पास देखने को तो मिलते हैं, बट वोट का अधिकार उनके पास देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से अगर मान लीजिए कि आपको पता था कि हमारे तीनों तो इसमें देखिए हर एक एलिमिनेशंस मेथड में एलिमिनेशंस काम नहीं करते, जिसमें अगर एक ऑप्शन सी और ऑप्शन में कॉमन रहता है और वो गलत है तो उस कंडीशंस में काम कर जाते हैं, बट सारे एलिमिनेशंस मेथड में नहीं करते। अब जैसे आपको पता हो कि 4th स्टेटमेंट गलत है तो आप ज़्यादा ज़्यादा क्या है, ऑप्शन बी ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग में हाँ, अगर जैसे कि आपको पता है कि दूसरा स्टेटमेंट सही है तब आप बेशक एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन डी नहीं हो सकता है, तब ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, तब आपके पास ऑप्शन बी और सी निकल जाएगा। तो कुछ ऑप्शन स्टेटमेंट आप पता होने के बाद ही आप क्या है, एलिमिनेशंस कर सकते हैं। पेयर्स वाले में आप वो भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए सिविल सर्विस ने 2022 में पेयर वाले जो एलिमिनेशंस ऑप्शंस तो उसको हटा के पेयर में कन्वर्ट कर दिया था। तो जैसे ईपीएफओ में भी आपको देखने को मिला होगा कि वहाँ पे कुछ एलिमिनेशंस वाले थे और कुछ पेयर वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिल जाएगा वो क्या मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल टेरिटरीज। अब ये देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ये डायरेक्ट एम लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है। अगर आपने ढंग से इसको समझा हो तो
इसमें ये बताया जा रहा है कि जो पार्लियामेंट है यानी कि इंटरनेशनल ट्रीटीज के लिए, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना एक तरीके से आपका, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आप एक तरीके से इसको आप जो लिस्ट है यानी कि जो सूची है हमारे संविधान के अंदर जो सूची है, जैसे यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उसके रिगार्डिंग से भी आप इसको कनेक्ट करके देख सकते हो, क्योंकि स्टेट के पास कौन कौन सा लिस्ट है, सेंट्रल के पास कौन कौन सा लिस्ट है, यानी कि जो आपका यूनियन लिस्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, या पार्लियामेंट के जो पावर है उसके रिगार्डिंग में आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय संधि है उसको लागू करने के लिए संसद इंडिया के अंदर यानी कि हमारे देश भारत के अंदर उसके किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है विद द कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्टेट, यानी कि सभी राज्यों की सहमति से बना सकती है। दूसरा स्टेटमेंट का ऑप्शन कहता है विद द कंसिस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ स्टेट, यानी कि अधिकांश राज्यों की सहमति से बना सकती है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है विद द कंसिस्ट ऑफ द स्टेट कंकरेंट, मतलब संबंधित राज्य की सहमति से। और ऑप्शन डी है कि किसी भी राज्य की सहमति के बिना जो पार्लियामेंट है वो इंटरनेशनल ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं भी कानून बना सकती है। अब आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और ये भी 2013 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि किसी भी राज्य की सहमति के बिना, यानी कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द एनी स्टेट। अब देखते हैं कैसे। देखिए पार्लियामेंट के बात करते हैं, एक्सक्लूसिव पावर देखने को मिलता है कानून बनाने के रिगार्डिंग में, चाहे वो अगर हम बात करते हैं किसी भी मैटर में, तो देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट या हम पार्लियामेंट की ही बात कर लेते हैं, तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट आते हैं तो उसके रिगार्डिंग में पार्लियामेंट कहीं पे भी कानून बना सकता है, उसमें किसी भी स्टेट के कंसेंट की जरूरत नहीं है। फिर देखिए बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एंट्री नंबर 14, तो यूनियन लिस्ट में कहा है कि इंट्राइंग टू टेरिटरीज एंड एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द ट्रीटीज एग्रीमेंट एंड कन्वेंशंस विद द फॉरेन कंट्रीज। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 14 की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने भी जो इंटरनेशनल कंट्री हैं यानी कि विदेशी देश हैं के साथ जो भी एग्रीमेंट हो रहा है या साइन किए जा रहे हैं, तो उसके साथ साइन करने के साथ और विदेशी देशों के साथ जो भी ट्रीटी है या एग्रीमेंट है या सम्मेलन है उसको लागू करने का पावर किसके पास, पार्लियामेंट के पास आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए क्या है ऑप्शन डी आपका क्या है करंट, मतलब राइट आंसर बन जाता है। यहाँ पे भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है कि इन प्रेजेंट टाइम, यानी कि अगर हम बात करते हैं आज है 13 जनवरी 2024। अब इसमें आपको बताना है कि यूनियन लिस्ट में टोटल अभी कितने सब्जेक्ट हैं, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, और कंकरेंट लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं इन प्रेजेंट टाइम, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी 2013 में ही पूछा गया था। देखिए किसके रिगार्डिंग में पूछा गया है, प्रिंसिपल्स एंड इम्प्लीमेंट इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में पूछा गया है। जैसे पहले में जो स्टेटमेंट है ये भी आपके पास बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, पेयर में लिख सकते हो। ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर। ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली टू पेयर्स करेक्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट, ऑल पेयर्स आर करेक्ट। और ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ द एबव। यहाँ पे ऑप्शन 1 2, ऑप्शन बी है ओनली 3, ऑप्शन सी है 2 एंड 3, ऑप्शन डी है तीनों। अब देखिए पहला स्टेट ऑप्शन क्या कहता है। पहला ऑप्शन कहता है मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो मेंबर होते हैं कैबिनेट के वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, यानी कि जो मंत्री है
तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें संसद में विश्वास प्राप्त रहता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कैबिनेट इज द हेड ऑफ द हेड, हेडेड बाय द स्टेट ऑफ द हेड, मतलब कि इसमें क्या है, जो भी मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व है राज्य का प्रमुख करता है। अब बताना है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन बता दिया। अब देखिए इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए कैसे, ऑप्शन ए में यानी कि पहला और दूसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। अब आपको इतना ही देखिए एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता था। ऐसे ऑप्शंस में एलिमिनेशन मेथड काम कर जाते थे, जैसे कि बस आपको इतना इन दोनों स्टेटमेंट का पता नहीं कि ये सही है या गलत, हमें बस इतना पता है कि भाई जो कैबिनेट है वो हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जिसमें ऑप्शन 3 था वो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए, यानी कि आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कट गया, तो सीधा सीधा आंसर निकल गया ऑप्शन ए। और इसके हिसाब से तो आपका ऑप्शन ए बन गया, लेकिन अगर पेयर के हिसाब से देखो तो तीनों स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप पेयर के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि सिर्फ हमारे 2 ही पेयर करेक्ट है, तीसरा तो गलत था। तो इस तरीके से आपको पेयर वाला और एलिमिनेशन मेथड देखने को मिलेगा। तो इजी जो मेथड माना जाता था ऑप्शन में वो एलिमिनेशन मेथड ही माना जाता था, ना कि पेयर वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो देखिए, हाँ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं मिनिस्टर या जो भी मिनिस्टर्स हैं वो रिमूव्ड हो सकते हैं बाय द इशू जब नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो देखिए ये भी एम लक्ष्मीकांत का ही सवाल है। जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशंस या पार्लियामेंट्री प्रोसेसिंग के बारे में पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें बाकायदा आपको नो कॉन्फिडेंस मोशंस पढ़ने को मिल जाएगा। देखिए जितने भी जो कैबिनेट मेंबर होते हैं वो मैंडेटेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस टू दी मेंबर्स, और दो हाउसेस के अंदर आपको लोकसभा के अंदर देखने को मिल ही जाएंगे। अगर हम कैबिनेट की बात करते हैं तो हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ना कि स्टेट के। और एडवाइस यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी के एडवाइस पे ही आपको देखने को मिलेगा। और बात करते हैं ऑल्सो एक्ट्स द एज द हेड ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख के रूप में भी कार्य करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट था यहाँ पे आप देख सकते हैं वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये आपके पास कुछ मिनिस्टर के रिगार्डिंग में स्टेटमेंट दिए गए। अब इन स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप इसको भी पेयर में कनेक्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली 1 पेयर करेक्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ द अबव। देखिए पहले स्टेटमेंट कहता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इन द सेंटर शैल बी अ कलेक्टिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, यानी कि केंद्र में जितने भी जो केंद्र में मंत्री परिषद के जो समूह है वो संसद के प्रति क्या रहते हैं, रिस्पॉन्सिबल यानी कि उत्तरदायित्व रहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि केंद्र मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक क्या है पद पे बने रहते हैं, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक जो यूनियन मिनिस्टर है वो अपने पोस्ट पे बना रहेगा। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, यानी कि प्रधानमंत्री कानून के प्रस्ताव के बारे में राष्ट्रपति को इंफॉर्मेशन या सूचित या कम्युनिकेट करते हैं। इन तीनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1 एंड 3, ऑप्शन डी है तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपका दूसरा और तीसरा ही स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए इसमें भी आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। कैसे कि देखिए आपको पता है कि पहला भाई गलत है, तो जिसमें ऑप्शन 1 है वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा इसका सीधा सीधा आंसर ऑप्शन बी। अगर पेयर वाले में करें तो आपको तीनों ही स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो पेयर के अकॉर्डिंग भी आपके पास है ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे 2 ही पेयर करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 75 है वो क्या कहता है, 75 क्लॉज 4 क्या कहता है कि
मंत्री यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा तक बने रहेंगे। और अनुच्छेद क्लॉज 5 क्या कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिविटी होगा रिस्पॉन्सिबल किसके, लोकसभा के। जबकि यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो नहीं, वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के। तो देखिए अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट कैसे बनता है, तो पार्लियामेंट हमारा लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिला करके हमारा बनता है पार्लियामेंट। जबकि अगर यहाँ पे बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा यानी कि लोअर हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, ना कि पूरी पार्लियामेंट के लिए। इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और ये बात कहाँ किस में गई है, आर्टिकल 75 क्लॉज 5 के अंदर ये बात मेंशन की गई है। फिर देखिए आर्टिकल 78 क्लॉज 2 क्या कहता है, प्राइम मिनिस्टर शैल furnish such informations relating to the administrations of the affair of the union and proposal for litigations on the president may call for, मतलब प्रधानमंत्री संघ के मामलों में के प्रशासन से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा और कानून के लिए प्रस्ताव राष्ट्रपति को क्या है, दूरगामी यानी कि दूरगामी लग सकते हैं। तो ये चीजें आपको आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये आपके पास किसके रिगार्डिंग में है, राज्यसभा के रिगार्डिंग में। यानी कि आप ये भी समझ सकते हो ये जो स्टेटमेंट है आपके पास वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए पहला स्टेटमेंट कहता है चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द जो राज्यसभा आर नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस। यानी कि अगर हम बात करते हैं राज्यसभा या यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन की बात करते हैं तो वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है व्हाइल द नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैविंग have no voting right in the presidential elections, they have the right to vote in the elections of the president, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट। मतलब कि जबकि संसद के दोनों सदनों में जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान देने का अधिकार नहीं है, उन्हें वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में ही वोट देने का अधिकार है। अब आपको इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है 1 and 2 और ऑप्शन डी है नेदर, ना तो पहला ना तो दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी। यानी कि अगर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है, पहला इनकरेक्ट है। अब देखिए पहला इनकरेक्ट क्यों, देखिए अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि उसमें बात की गई है चेयरमैन की और या डिप्टी चेयरमैन की। तो हमें पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं या वो एक्स ऑफिशियो होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के। और राज्यसभा में अगर बात करते हैं तो वो मेंबर या हम बात करते हैं जो उनके डिप्टी मेंबर होते हैं तो वो कहाँ के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के ही मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात करते हैं तो इलेक्टेड मेंबर जो पार्लियामेंट के होते हैं यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के और राज्यसभा के, वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। और इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव, जिसमें इंक्लूडिंग अगर हम बात करते हैं एनसीटी ऑफ दिल्ली और पुडुचेरी भी इसमें शामिल रहते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं बाय द इलेक्टोरल कॉलेजियन सिस्टम से देखने को मिलेगा, जिसमें दोनों हाउस के जो मेंबर हैं लोकसभा और राज्यसभा तो दोनों के मेंबर इसमें शामिल रहते हैं। इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है और राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि ऑलरेडी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। वो क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको एम लक्ष्मीकांत के बुक के अंदर से देखने को मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशंस देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये जो MCQ सीरीज की वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।